अंदाज़ा दिया कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है, आपको कितने साल लग सकते हैं, आपको 1 साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे। तो आप ग्रेजुएशन के साथ अपने सब्जेक्ट के साथ 1 या 2 घंटे निकाल के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उससे पहले आप पूरा यूपीएससी का सिलेबस पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और एनसीईआरटी पढ़ के ही आपको लगेगा कि हाँ मुझे बेसिक मेरा प्रीमाइस तैयार है, अब इसके ऊपर मुझे ढांचा तैयार करना है। तो आप 1-2 घंटे में निकालेंगे तो आपकी एनसीईआरटी आपके ग्रेजुएशन के साथ हो जाएगी। मैं भी पढ़ती थी, मैं भी 3rd ईयर से अपनी एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी थी मैंने, मेरे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था। तो आप उसके साथ बुकिंग कर सकते हैं, 1-2 घंटे निकाल के आप उसके साथ करें। और ऑप्शनल विषय का चयन जिसमें आपकी रुचि हो वो करें। बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें मार्क्स आएगा या फिर अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले लो, पर आप पहले सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग आपको लगे कि हाँ ये विषय ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इसमें लिख पाऊँगा। क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, क्योंकि उस पर ही आपकी मार्किंग होगी। आप सिलेबस जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे सोसाइटी के बारे में पढ़ना है या फिर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है, तो उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। मैम जैसे तैयारी जो करनी है तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन तो होना चाहिए, तो उसके लिए टाइम के कैसे मैनेज करें? और जैसे ग्रेजुएशन अलग से कर रहे हैं और उसकी भी तैयारी हम अलग से कर रहे हैं, तो टाइम डिवीज़न को कुछ बता दीजिए। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए 20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं है। 8 घंटे तो सोना पड़ेगा ही। यस मैम, वही प्रॉब्लम है। और कोई ज़्यादा तो मतलब कोई बोल दिया कि 20 घंटे पढ़ना है तो वो कोई बैठ उसकी जब आदत ही नहीं है 20 घंटे पढ़ने की, तो वो कैसे पढ़े? उसके लिए आप जितने घंटे पढ़ रहे हो वो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ वो खोल के बैठ गए। तो आप अगर 9 घंटे 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप 8 घंटे 9 घंटे अगर क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, वो आपके दिमाग में आ गया, उसका एक और रिविजन करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि हाँ हिस्ट्री में ये इवेंट्स इसके बाद हुए थे। तो क्वालिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब एग्जाम नजदीक आता है, प्रीलिम्स आता है, तब आप खुद भी 12 घंटे पढ़ने लगते हो क्योंकि आपको रिविजन करना है। पर 1 साल 2 साल आप सस्टेन नहीं कर सकते 20 घंटे पढ़ के, नहीं कर सकते। तो आप क्वालिटी अगर 8 से 10 घंटे पढ़े तो भी वो पर्याप्त होता है। और रही बात ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करने की, तो ग्रेजुएशन के साथ आप बेसिक बुक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आगे चल के आपको उस इंटरव्यू में उसके बारे में पूछा जाएगा। मुझे भी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उस ग्रेजुएशन पर फोकस करें, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप पर फोकस करें और बेसिक बुक्स पर फोकस करें ग्रेजुएशन के साथ। उसके बाद आप थोड़ा टाइम लेके तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी योजना भी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, जैसे अभ्युदय योजना, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें टीचर सेंस में आपको पढ़ाई के लिए हेल्प होगी। तो आप पहले बेसिक तैयारी भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ, उसके बाद अपना टाइम लेके एक साथ तैयारी कर सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। जैसा कि अभी सर ने बताया कि आपने साइंस से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यहाँ पे बीएससी से, तो बहुत से लोग जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो लोग ये हम क्वेश्चन करते हैं कि बीए वाले स्टूडेंट्स यानी आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी होता है और यही साइंस वाले स्टूडेंट्स को उतनी नॉलेज नहीं होती है इससे रिलेटेड हिस्ट्री ये सब, तो उसके लिए हम खुद को कैसे रिकवर करें? वही जैसे मैंने कहा कि आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है आर्ट्स वालों को ज़्यादा बेनिफिट होता हो क्योंकि राइटिंग स्किल्स होती हैं, आपको उससे 2 महीने ज़्यादा लग जाएंगे वो लिखने में। तो वो आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करें कि हाँ मैं कर लूँगी, मुझे आंसर राइटिंग ही सीखनी है ना, मुझे कोई सिखाएगा तो बस सीख लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वालों को ज़्यादा कुछ भी उसमें फ़ायदा होता है या साइंस वालों के लिए वो फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, साइंस वाले बच्चे होते हैं वो भी कर रहे हैं, आर्ट्स वाले भी बच्चे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ज़्यादा फ़ायदा है या आप नहीं कर पाएंगे, आप लग के करना चाहेंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा। यस मैम, बाकी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को ये होता है कि 3 इयर्स डिग्री उन लोगों को वही सब सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं जो मिल करके यूपीएससी में आते हैं और हम लोग साइंस वाले अलग सब्जेक्ट से होते हैं। हाँ, तो मैंने भी अपना ग्रेजुएशन 3rd ईयर में थोड़े टाइम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया था और एनसीईआरटी से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई थी हिस्ट्री में, क्योंकि मेरा भी सोशल साइंस मैंने लास्ट क्लास 10th में पढ़ा था। उसके बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिट हो गई थी। फिर जब आप तैयारी करने जाते हैं तो आप जो बुक्स पढ़ते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते आपको सब कुछ भी आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल
भी सकते हैं। Good afternoon, ma'am. My question is how to face failure. जब आपका फेलियर आता है तो फिर मैम उसको करने तक करना बहुत मुश्किल होता है। मैम कैसे खुद को मोटिवेट हमेशा रखें कि हाँ फेलियर आया तो फिर कुछ देर ब्रेक लेकर और फिर स्टार्ट करें। एक जो इनर क्वालिटी होती है, मेरा ये था कि मुझे ये करना है एग्जाम में, वो बहुत हेल्प करती है। दूसरा ये होता है कि आपकी फैमिली, मेरे केस में मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत बहुत हेल्प की है। 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं पास करना, ऐसा नहीं लगता था कि वापस ही आ जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं। पर फैमिली और दोस्तों, अच्छे दोस्तों का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मेरा ये मानना है कि इंसान को हमेशा बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि कहीं मैं गिरी होगी तो कोई तो रहा होगा जिसने मुझे उठा के बोला होगा कि हाँ नहीं तुम उठो, तुम कर सकती हो। तो ग्रेटफुल रहिए और अपने आप को बहुत अच्छे लोगों से सराउंड करिए, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको फेलियर से उठने में। आपकी इनर कॉलिंग और आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके परिवार में वही होता है। और बाकी तो आपकी इनर कॉलिंग है, मोटिवेशन है। Thank you, ma'am. Ma'am, one more question. What is the first step to start preparation of UPSC? सॉरी, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप होगा कि सिलेबस पढ़ना। यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने पेपर हैं, क्या स्टेज है, क्या क्या कितना टाइम मुझे लग सकता है। पूरा एक प्रोसेस, पूरे एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 1 साल का होता है। आपका मई में प्रीलिम्स होगा, फिर सितंबर अराउंड आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू खत्म होते होते पूरा 1 साल हो जाता है। उससे पहले आप सिलेबस पढ़ें कि हाँ क्या क्या पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मुझे पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है सिलेबस पढ़ना। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ना। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू करें और फिर पेपर सॉल्व करें। Thank you, ma'am. First of all, congratulations, ma'am. थैंक यू सो मच। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि रेलिवेंट न्यूज़पेपर क्या होते हैं? मतलब न्यूज़पेपर में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट क्या है? यूपीएससी के लिए द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जो 2 न्यूज़पेपर्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं पढ़ने के लिए। और अगर ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे करते हैं उन्हें दैनिक जागरण होता है, पर अगर आप सहायता लेना चाहें तो कुछ यूट्यूब पे लोग होते हैं जो कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की समरी भी बनाते हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। मैम सेकेंड इज की कोचिंग सही है या फिर घर से भी कर सकते हैं? अगर गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है घर में, मेरे केस में था कि मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि किस डायरेक्शन में जाऊँ, तो आप कोचिंग जा सकते हैं। पर आज तो यूट्यूब है, ऑनलाइन है, तो आपको घर बैठे भी ऑनलाइन कोचिंग मिल सकता है। तो अगर आप नहीं जा सकते हैं तो ये नहीं सोचिए कि आप दिल्ली नहीं गए तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपने घर पे सेल्फ स्टडी से भी निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएंगे तभी जाके आपका होगा, पर सही गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आपका कोचिंग है? हाँ, मैंने लिया था क्योंकि मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि किस डायरेक्शन में मैं शुरू करूँ, तो मैंने दिल्ली में कोचिंग ली थी। थैंक यू मैम। Good afternoon, ma'am. मैम हमें मेंस और प्रीलिम्स के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है? और मतलब मैम जैसे इंटरव्यू की तैयारी होती है तो जैसे हमकी क्लास में ही पूछे जाते थे क्वेश्चन, एग्जाम में लिखने के लिए आता तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है तो हम उसको डर के मारे को गलत मतलब बता देते हैं या फिर हम भूल जाते हैं। तो हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और मार्क्स के बारे में? प्रीलिम्स का तो हर साल कट ऑफ नीचे ही होती जा रही है। हमारे टाइम में 88 कट ऑफ था, तो आपको 200 मार्क्स में से 88 कट ऑफ था हमारा। तो और सीसैट का एक पेपर होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको 67 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। अगर उतने मार्क्स नहीं आए तो आपका पेपर में चेक नहीं होगा। तो सीसैट मैथ्स का इम्पोर्टेंस है, इसमें थोड़ा इंग्लिश रीजनिंग का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग का इम्पोर्टेंस है। तो प्रीलिम्स में उतने मार्क्स होने चाहिए। और वहीं रही बात मेंस की, तो मेंस में भी कट ऑफ अराउंड इस बार 975 शायद गई है। तो ये कट ऑफ थी, तो कट ऑफ हर साल वेरी करती है।
तो आपको आंसर राइटिंग कर करके भी उसमें उतने मार्क्स हो जाता है कि हाँ आप जब उतना पढ़ लेते हैं ना तो आंसर राइटिंग करना अपने आप आ जाता है। मैंने जब शुरुआत की थी फर्स्ट पेपर में पता नहीं मेरे 17 मार्क्स आए थे 250 में से। तो होता है ऐसे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब उसको आप बार बार पढ़ लेते हैं तो खुद आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में, तो दोनों ही स्टेज पे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि जब आप बहुत टाइम तक किसी से बात नहीं करते हैं, प्रिपरेशन में रहते हैं, ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर बोल भी पाऊँगी या नहीं। तो उसके लिए आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, इंटरव्यू के टाइम में नोट्स दे सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। और अभी से अगर शुरुआत करनी है तो डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, बहुत सारा कुछ होता है कॉलेज में, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू मैम। Ma'am, best coaching for IELTS preparation. There is no best coaching for IELTS preparation. You have to select according to your choice. Daily routine for the studies of UPSC. Sorry. Daily routine of study of UPSC. Can you share your routine? कोई भी ऐसा सेट रूटीन नहीं होता है। बहुत लोग अपनी जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग मैंने एक जॉब के साथ नहीं की थी, तो सुबह उठने के साथ न्यूज़पेपर के साथ शुरुआत होती है कि हाँ क्या नया हो गया कल से आज तक में। उसके बाद से अपनी जो भी टाइम टेबल बनाया होता है, मैं अपना मंथ प्लान करती थी कि इस पूरे मंथ में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। फिर मैं अपना वीक प्लान करती थी कि हाँ इसमें से इस वीक में मुझे इतना कर लेना है। फिर मैं अपना डे प्लान करती थी कि हाँ आज के दिन पॉलिटी पढ़ूंगी और ये चैप्टर खत्म कर लेना है। तो वो प्लान वे में जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो वैसे आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। Thank you, ma'am, for the मैम आप सभी स्ट्रेटजी क्या रखा जाए, चूज कैसे किया जा सकता ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी यही है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, और इंटरेस्ट के बाद आप ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट के मटेरियल जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, कि टीचर्स किसके अच्छे हैं, या फिर मटेरियल जो भी है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनकी किताबें थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो आप पहले तो अपना इंटरेस्ट, सिलेबस देख के अपना इंटरेस्ट, हाँ ये सब्जेक्ट ये अच्छा लग रहा है कि पढ़ना चाहिए, इसमें मैं लिख लूँगा बहुत अच्छा। हो सकता है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो और आप उसमें प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ। तो आप वो ले सकते हैं। बाकी जो मटेरियल जिसके अवेलेबल है आप वो उसके साथ जा सकते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज काजल विद्या। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें और हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस वही कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करिए, अपने दोस्तों से बात करिए और अपने अंदर से बिल्ड करिए कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी। ऐसा नहीं है कि फेलियर से कभी हारना नहीं है। मैंने कहा ना, मैं डिबेट कॉम्पिटिशन में मैं वहाँ 5 मिनट तक बोली नहीं, फिर 5 मिनट बाद मुझे याद है अच्छा मुझे ये बोलना था। तो वैसे बिल्ड होता है। अगर आप चाहेंगे जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो आप पार्टिसिपेट करिए सारी इवेंट्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। मैम कुछ बोलने से पहले अगर हम स्टेज पे जाते हैं तो बोलने से पहले ही भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है? सब कोई रीज़न स्टेज फियर सबको होता है, मतलब वो बोल के ही आदत पड़ जाती है बोलने की। स्टेज फियर हर किसी को होता है, मुझे भी था, सब हर किसी को होगा यहाँ पे। तो और इनर मोटिवेशन को आपके एम से आता है कि हाँ मुझे ये करना ही है, मुझे लाइफ में ये ज़रूरी नहीं है सिविल सर्विसेज, कुछ भी एम हो सकता है, पर हाँ उस पर डेडिकेटेड रहना कि हाँ मुझे ये करना ही है। डेडिकेटेड परसिस्टेंट हार्ड वर्क बोला जाता है कि हाँ लगातार हार्ड वर्क करना, ये आपको इनर मोटिवेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसको आप लोगों को बाद में मौका दिया जाएगा। फिर हम लोग एक बार इसकी अनुरोध करेंगे कि आप लोग का मार्गदर्शन करने के लिए आएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सरल और सहज रूप में बच्चों को किस प्रकार से सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की जाए आपने इसका मार्गदर्शन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन एवं आभार ज्ञापन हेतु मैं परम आदरणीय
डॉक्टर वाजपेयी साहब को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर अरविंद भारती जी, श्री विशेष नारायण सिंह जी, अपनी बेटी दृष्टि जायसवाल, उनकी आदरणीय माँ, संचालक डॉक्टर वेंकटरमन, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम तो मैं अपनी बेटी महाराणा प्रतापेंद्र भूषण की बेटी और गोरखपुर की बेटी दृष्टि जायसवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने IAS परीक्षा क्लियर करी। और उससे अधिक बधाई मैं इस बात को देता हूँ कि जिस तरीके से आपने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, उनके छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दिया, बिना चेहरे पर शिकन लाए हुए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको उन्होंने पहले बोल चुकी थी, और अच्छे से अच्छा वक्ता जो होता है जब बोलता है पहले क्वेश्चन बोल बताया गया है, जिसने बताया है तो फिर से रिपीट करने में ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा, ये लगता है कि उससे सुने नहीं मेरी बात को। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक अच्छा तरीके से फिर से बताया। ये एक पर्सनालिटी है और आपको इस लेवल की अपनी पर्सनालिटी बनानी है। आपने जो बच्चों को बताया कैसे ऊपर उठना है, इसके लिए मैं फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, एक काम करना है, जिंदगी में कुछ करना है तो बड़ा सोचना। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि हम IAS ही बनेंगे। हम ये भी सोच सकते कि हम रोबोटिक में मेडिसिन चालू कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत होगी। हम ये सोच सकते हैं कि रेलवे का इंजन जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर घंटा है वो बना सकते हैं। हम वो माहौल क्रिएट करें कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे देश के सबसे अधिक हित में हो। इसके लिए सबसे अधिक अड़चन जानते क्या आती है? अपनी ईगो। उस ईगो को सबको अधिक दबा के रखना है, उसको क्रश कर देना है, उसको रुट्टी बना के उसको पी जाओ और उसको बाहर मत निकलने दो। किसने क्या आपके बारे में कहा, क्या आपके बारे में सोच रहा है? आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हम हमारी शर्ट के बारे में क्या हम ही सोच रहे हैं कि नीली शर्ट पहने हैं, बल्कि किसी ने नहीं देखा हुआ कि हमारी शर्ट क्या रंग क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको अपना लक्ष्य देखना है केवल, आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है, अपने लक्ष्य पर रखो। तो बाकी जितनी भी फालतू बातें हैं कि आज पंखा नहीं चल रहा है, आज गर्मी है, आज टमाटर का रेट 20 रुपये से 40 रुपये हो गया है, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। एक ही लक्ष्य है जो तुमने अपने मन में बनाया है, उसके लिए बढ़ोगे। जब तुम खड़े होगे तो तुम्हारा लोग मजाक बनाएंगे, तुमको धक्का मारेंगे, तुमको गिरा देंगे, कुछ लोग का पैर भी तोड़ देंगे, लेकिन अपना पैर ठीक करो, खड़े हो, आगे बढ़ो। और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक चलते रहो। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए उसका दोबारा लक्ष्य बनाओ, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है। और तुम लोग लकी हो कि आप लोग देश की राह को बदल सकते हो। जैसे एक बेटी ने करके दिखाया है, इतने सारे बच्चे देश की राह को बदलने लगेंगे तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये मेरी इच्छा है और यही सब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सरस्वती माँ से, कि इन लोगों को रास्ता ऐसा दिखाएं जो कठिन हो, जिसमें कंकड़ हो, लेकिन ऊंचा। और
किसी भी तरीके से जो भी ऑब्जेक्शन आए, जैसे बताया था कि 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश नहीं हुए। अब ये मत सोचो कि दूसरा आदमी हमारे लिए सिंपैथी क्या करेगा। हम आपको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, हम उठाते हैं कि नहीं उठाते, हम मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें उठना किसको है? तुमको उठना है। ठीक, जब तुम गिर जाओ उस पेड़ को देखो जो सामने पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है पेड़ आपके सामने, ये अपने आप खड़ा हुआ है, इसको कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो वो उसी तरीके से अपने उससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और एक दिन तुम लोग भी आगे सफलता कदम चूमेंगे। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात मैं महाविद्यालय की छात्राओं को वंदे मातरम लिखना आमंत्रित करता हूँ।